हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। प्रीवियस लेक्चर में हम कारा के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कारा को हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, थैलस की स्ट्रक्चर और थैलस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, राइजोइड्स, मेन एक्सिस और ब्रांचेज। कारा के अंदर हमने ये देखा कि कारा की जो मुख्य अक्ष की पर्व संधि होती है उससे 2 टाइप की ब्रांचेज ओरिजिनेट्स होती हैं, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं और असीमित वृद्धि वाली शाखाएं, यानी ग्रोथ ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज और अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज। ठीक है ना। फिर इसके अलावा हमने 2 पॉइंट्स और देखे थे, एक अनुपर्णक और एक वलकुट। तो इन टॉपिकों को कंप्लीट करने के बाद आइए अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर। तो प्रत्येक सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है ना। कारा की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल वॉल। प्रत्येक कोशिका की जो सेल वॉल होती है वह सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि प्रत्येक पर्व कोशिका प्रारंभ में एक ही केंद्रक होता है। प्रत्येक पर्व कोशिका में प्रारंभ में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन यह केंद्रक बाद में एमाइटोसिस के द्वारा यानी कि असूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर अनेक केंद्रकों को जन्म देता है। ठीक है ना। अनेक केंद्रकों को जन्म देता है तथा साइटोप्लाज्म 2 भागों में डिवाइड रहता है, एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जो इसका साइटोप्लाज्म होगा, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में राउंड शेप्ड या फिर हम ये कह सकते हैं ओवल शेप्ड अंडाकार या बिंबाकार डिस्कोइडल हरित लवक पाया जाता है। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो कारा के अंदर किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा? राउंड शेप्ड, ओवल शेप्ड या बिंबाकार डिस्कोइडल। ठीक है ना। तो कारा के अंदर राउंड शेप्ड, ठीक, राउंड शेप्ड या फिर इसके अलावा ओवल शेप्ड या डिस्कोइडल। ठीक है ना। ओवल शेप्ड या डिस्कोइडल, ओवल शेप्ड या डिस्कोइडल टाइप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। डिस्कोइडल टाइप का क्लोरोप्लास्ट हमको देखने को मिलता है। ओके। अब हम देखते हैं आगे कि इसके अलावा इसमें पायरिनोइड्स जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। कारा के अंदर, कारा की एक कोशिका में यदि हम बात करें तो पायरिनोइड्स एब्सेंट होते हैं। ओके। फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जनन, रिप्रोडक्शन। जनन, रिप्रोडक्शन। कारा में हम जनन देखते हैं कि कारा में जनन लैंगिक टाइप का, ठीक है ना, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा कायिक जनन पाया जाता है। कारा में जनन 2 टाइप का देखने को मिलेगा। एक तो हमको जनन का जो मेथड देखने को मिलता है वो तो देखने को मिलता है एक तो वेजिटेटिव, और एक वेजिटेटिव के अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि चूंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि जो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती हैं इन पर कारा के जननांग विकसित होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जिनको हम क्या नाम देंगे यहाँ पर? ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल नाम देंगे। एंथ्रीडियम और ऊगोनियम नाम नहीं देंगे। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहला पॉइंट आता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, हम देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 4 मेथड्स होते हैं, यानी 4 मेथड्स के द्वारा हमको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। पहला होता है कंद द्वारा। ठीक है ना। पहला होता है कंद द्वारा, यानी कि बाई ट्यूबर्स। ठीक है ना, बाई ट्यूबर्स। दूसरा होता है हमारा कंद के द्वारा बाई एमाइलम स्टार्स। ठीक है ना। दूसरा टाइप होता है बाई एमाइलम स्टार्स, एमाइलम तारों के द्वारा। तीसरा तरीका आता है हमारे पास पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा या बाई
बुल बिल्स, ठीक है ना। देखो ये वाली जो टर्म है बुल बिल्स है ना, BUIL बुल है ना, बिल्स, ठीक है ना, बुल BUL BILS बाई बुल बिल्स, ठीक है ना। पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा ये टर्म हमको दो ही जगह देखने को मिलेगी, या तो जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगी पत्र प्रकलिकाएं, या फिर हमको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, कारा के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा जो जनन होता है जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है और एक हमको कारा के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक होता है बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है ना, द्वितीयक प्रोटोनीमा के द्वारा, बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा, बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा। तो ये हमारे पास में चार मेथड्स आए, यानी कंद के द्वारा, एमाइलम स्टार्स के द्वारा, बुलबिल्स के द्वारा और प्रोटोनीमा के द्वारा हमको कारा के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कारा के अंदर हमको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आइए अब हम इनको एक एक करके थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा कंद द्वारा, ठीक है ना। मूलाभासों पर यानी राइजोइड्स पर कंद के समान, मूलाभासों के पर कंद के समान ट्यूबर्स के लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनमें स्टार्च संचित रहता है। अब देखिए कंद के समान है तो उसमें ओबियसली हमने जैसा आलू के अंदर देखते हैं तो हमने वो की वही पैटर्न है कि इनके अंदर स्टार्च संचित रहता है तथा प्रत्येक कंद अंकुरित होकर के नए थैलस को जन्म देता है, ठीक है ना। बहुत नट शेल में इनको देखते चलिए, केवल अपने को इनके पॉइंट्स याद रहने चाहिए। मेन टॉपिक जो आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है भाई एमाइलम स्टार्स, ठीक है ना। एमाइलम तारों के द्वारा ये तारे सदृश संरचनाएं होती हैं जो कि मेन एक्सिस की निचली पर्व संधियों पर बनती हैं, ठीक है ना। जो कहाँ पर बनेंगी, देखो एक तो ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और मुख्य अक्ष की पर्व संधि पर, ठीक है ना। कहाँ पर बनेंगी, ये तारों के समान संरचनाएं होती हैं, ठीक, तारों के समान संरचनाएं होती हैं और इसके अलावा मुख्य अक्ष की पर्व संधियों पर बनती हैं जिनमें एमाइलम स्टार्च भरा हुआ होता है, ठीक है ना। एमाइलम स्टार्च भरा हुआ होता है। तो इसमें तो देखो ट्यूबर्स में तो ये लिख लो कि ये राइजोइड्स पर बनने वाली, राइजोइड्स पर फॉर्मेशन होने वाली, राइजोइड्स पर फॉर्मेशन होने वाली ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें स्टार्च भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ रहता है, स्टार्च, STARCH, स्टार्च भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। एमाइलम जो स्टार्च होते हैं ये तारों के समान संरचनाएं होती हैं तथा ये मुख्य अक्ष की निचली पर्व संधि पर बनती हैं, ठीक है ना। कहाँ पर फॉर्मेशन होगा, मेन एक्सिस की निचली पर्व संधि, लोअर पर्व संधि, लोअर नोड पर इनका फॉर्मेशन होता है। प्लस इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इनमें एमाइलम स्टार्च भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, इनके अंदर एमाइलम स्टार्च भरा हुआ रहता है, इनके अंदर एमाइलम स्टार्च भरा हुआ रहता है। फिर हम देखते हैं तथा यह मात्र पादप से अलग होकर के नए थैलस को जन्म देता है, ठीक है ना। मात्र पादप से यह अलग होकर के नए थैलस को जन्म देगा। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा या बुलबिल्स के द्वारा ये गोलाकार सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं, राउंड शेप्ड सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, ठीक, जो मूलाभासों तथा स्तंभ के निचले भागों पर बनती हैं तथा भूमिगत रहती है, अंडरग्राउंड पोर्शन में ही रहेंगी, ठीक है ना। पत्र प्रकलिकाएं बहुवर्षिता का कार्य करती हैं, पेरीएनुअलिटी का कार्य करती हैं, जो अनुकूल समय पर मात्र पादप से अलग होकर नए थैलस को जन्म देती हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर कहाँ पर होंगी, देखो गोलाकार तथा सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, मूलाभास एवं स्तंभ के निचले भागों पर बनती हैं। कहाँ पर बनेंगी, राइजोइड्स एंड स्टेम, ठीक है ना। राइजोइड्स एंड स्टेम, या इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, स्टेम को मेन एक्सिस, ठीक है ना, मेन एक्सिस, ठीक है ना। राइजोइड्स और स्टेम की निचले भागों पर, लोअर पार्ट पर बनती है, ठीक है ना। निचले भागों का मतलब लोअर पार्ट्स पर इनका फॉर्मेशन होता है, किसका, बुलबिल्स का, ठीक, जो फेवरेबल कंडीशंस आने पर मात्र पादप से अलग होकर के नए थैलस को जन्म देती हैं। चौथा पॉइंट आता है हमारा द्वितीयक प्रोटोनीमा के द्वारा बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो इसमें देखते हैं कि थैलस की पुरानी पर्व संधियों पर मूलाभासों से
थैलस की पुरानी पर्व संधियों पर मूलाभासों से अपस्थानिक शाखाएं निकलती हैं। एडवेंटिशियस बड्स का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें हम द्वितीयक प्राथमिक तंतु कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, देखिए जो पुरानी पर्व संधि होती हैं, ठीक है ना, पुरानी यानी ओल्ड नोड्स तथा मूलाभासों से राइजॉइड से एडवेंटिशियस रूट्स का, एडवेंटिशियस ब्रांचेज का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें हम द्वितीयक प्राथमिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक प्राथमिक तंतु कहते हैं, जो मात्र पादप से अलग होकर के नए पादप को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार हमने आज ये टॉपिक देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो था कारा के अंदर, ये 4 मेथड्स के द्वारा हो रहा था। बाई ट्यूबर्स, ठीक है ना, बाई ट्यूबर्स के द्वारा, कंद के द्वारा। दूसरा था बाई एमाइलम स्टार्स, ठीक। तीसरा था हमारा बाई बुलबिल्स, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। और चौथा टॉपिक था हमारा बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा। फिर इसके बाद अब हमारा कारा के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है, कारा के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। ओके, तो इसको आगे हम एक बार अपने मैटर को रब कर देते हैं। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं कि हम कारा में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो कारा के अंदर जो लैंगिक जनन होगा वह कैसा होता है, कारा के अंदर जो लैंगिक जनन होगा वह ऊगेमस प्रकार का होता है, अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। यानी कि कारा के अंदर लैंगिक जनन एडवांस कंडीशन वाला देखने को मिलेगा, ठीक। कारा के अंदर जनन विषम युग्मकी प्रकार का, ऊगेमस प्रकार का होता है, ठीक है ना। समयुग्मकी, विषम युग्मकी प्रकार का होता है, ठीक है ना। विषम युग्मकी ऊगेमस प्रकार का होता है। नर जन्नांगों को ग्लोब्यूल, ठीक है ना। नर जन्नांग तो क्या कहलाता है, कारा के अंदर लैंगिक जनन जो होता है वह ऊगेमस टाइप का होता है, ऊगेमस प्रकार का होता है, ऊगेमस प्रकार का होता है। नर जन्नांग जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाएगा, ग्लोब्यूल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल कहलाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है हमारा, ग्लोब्यूल कहलाता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्यूल कहलाता है, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्यूल कहलाता है, NUCULE, ठीक है ना, NUCULE, ठीक है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अदर एल्गी के अंदर तो हम क्या कहते थे, एंथ्रीडियम। यहाँ पर क्या नाम देंगे हम कारा के अंदर, ग्लोब्यूल। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अदर एल्गी के अंदर हम नाम देते थे ऊगोनियम, यहाँ पर हम नाम देंगे न्यूक्यूल। तो कारा का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर जन्नांग है, वो तो ग्लोब्यूल कहलाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्यूल कहलाता है। ओके, फिर हम देखते हैं कि अधिकांश जातियां जो होती हैं वह उभयलिंगाश्रयी होती हैं। कैसी होती हैं, उभयलिंगाश्रयी कह दो या द्विलिंगाश्रयी कह दो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कैसी होती है, मोनोसियस होती है, ठीक है ना। मोनोसियस होती है, जिनमें दोनों जन्नांग एक ही पर्व संधि पर विकसित होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली स्पेसीज जो होंगी कारा की कैसी होंगी, मोस्टली स्पेसीज, अगला पॉइंट आता है हमारा कि कारा की मोस्टली स्पेसीज मोनोसियस होती हैं। कैसी होती है, मोनोसियस होती हैं, ठीक है ना। कारा की मोस्टली स्पेसीज मोनोसियस होती हैं, ठीक है ना। कैसी होंगी,
उभयलिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी होती हैं, जिनमें दोनों जननांग एक ही पर्व संधि पर, दोनों जननांग एक ही पर, यानी कहने का मतलब ग्लोब्यूल तथा न्यूक्यूल एक ही पर्व संधि पर परिवर्तित होते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल एक ही पर्व संधि पर, एक ही नोड पर डेवलप होते हैं, एक ही नोड पर डेवलप होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है ना, एक ही नोड पर डेवलप होते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों जननांग एक ही पर्व संधि पर परिवर्तित होते हैं। मोनोसियस जातियों में जो ग्लोब्यूल होगा, ठीक है ना, वह नीचे पर्व संधि की ओर, ठीक है ना, मोनोसियस जातियों में ग्लोब्यूल नीचे की ओर, ठीक है ना, नीचे की ओर, नीचे पर्व संधि पर की ओर, ठीक है ना, तथा न्यूक्यूल ठीक ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना। न्यूक्यूल कहाँ पर होगा? ठीक ऊपर की ओर होता है। मोनोसियस जातियों में ग्लोब्यूल नीचे पर्व संधि पर, है ना, की ओर होता है तथा न्यूक्यूल ठीक ऊपर की ओर होगा, ठीक है ना। मोनोसियस स्पेसीज में हमको कैसा देखने को मिलेगा कि ग्लोब्यूल जो होगा, यानी कहने का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर्व संधि पर नीचे की ओर, ठीक है ना, ग्लोब्यूल नीचे की ओर, ग्लोब्यूल नीचे की ओर, ठीक है ना, नीचे की ओर, तथा न्यूक्यूल ठीक ऊपर की ओर होता है, ठीक ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है ना। ये इनकी पोजीशन होंगी पर्व संधि पर, ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्यूल द्विलिंगाश्रयी जातियों में, द्विलिंगाश्रयी जातियाँ पूर्व पुंधानी होती हैं, यानी प्रोटेंटस होती हैं, यानी कि द्विलिंगाश्रयी जातियाँ जो होती हैं उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप होता है, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप होता है। यानी मोनोसियस स्पेसीज कैसी होती हैं? प्रोटेंटस होती हैं। एक इसके अलावा ये पॉइंट आता है मोनोसियस स्पेसीज के बारे में कि मोनोसियस स्पेसीज कैसी होती हैं? प्रोटेंड्रस होती हैं, प्रोटेंड्रस यानी पूर्व पुंधानी वाली होती हैं, पूर्व पुंधानी वाली होती हैं, यानी इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले डेवलप होता है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जननांगों का परिवर्धन या डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, यानी इसके अंतर्गत हम ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल के डेवलपमेंट को देखेंगे, ठीक। ओके, तो अगला पॉइंट आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब लैंगिक जननांगों का परिवर्धन, ठीक है ना। तो थैलस में नीचे की ओर स्थित निश्चित, यानी कहने का मतलब थैलस में नीचे की ओर सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की पर्व संधियों की अध्यक्ष सतह पर, अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? एडेक्सियल, ठीक है ना, एडेक्सियल सरफेस पर पुंधानी नीचे तथा अंडधानी ऊपर की ओर स्थित होती है, ठीक है ना। ये इनकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी कि पुंधानी का मतलब यानी ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल की हम एग्जैक्ट पोजीशन को हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो एक बार हम पुनः दोबारा से इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल की वो देखते हैं कि जननांगों का परिवर्धन जो होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कहने का मतलब ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल का जो डेवलपमेंट होता है वह थैलस में नीचे की ओर स्थित लोअर पार्ट की ओर जो स्थित हमारी सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की पर्व संधियों पर होता है, ठीक है ना। अब उन पर्व संधियों की भी अध्यक्ष जो सतह होगी, एडेक्सियल जो सरफेस होती है, एडेक्सियल सरफेस पर पुंधानी, ठीक है ना, पुंधानी एडेक्सियल सरफेस पर पुंधानी नीचे तथा अंडधानी ऊपर की ओर होती है, ठीक है ना। अब इसमें एक शब्द आ रहा है कि एक तो ये बात देखिए कि जो पुंधानी ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल का जो डेवलपमेंट होगा वह थैलस में नीचे की ओर होगा। कहाँ पर होगा? थैलस में नीचे की ओर, थैलस में नीचे की ओर होता है, ठीक है ना, थैलस में नीचे की ओर होगा। एक बात तो ये समझिए कि थैलस में नीचे की ओर जो सीमित वृद्धि वाली शाखा होगी उसकी पर्व संधि पर होगा। थैलस में नीचे की ओर स्थित, नीचे की ओर स्थित सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की पर्व संधियों से
सीमित वृद्धि वाली यानी लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज की नोड की एडेक्सियल सरफेस, एडेक्सियल का मतलब क्या होता है? अव्यक्ष। एडेक्सियल का मतलब क्या होता है? अव्यक्ष, ठीक है ना। अव्यक्ष सतह पर तो कौन बनेगा? नर जननांग। कहने का मतलब अव्यक्ष सतह पर, ठीक है ना, अव्यक्ष सतह पर पुंदानी नीचे की ओर, अव्यक्ष की नोड की अव्यक्ष सतह पर ग्लोब्यूल नीचे की ओर, ठीक है ना। ग्लोब्यूल तो कहाँ पर होगा? नीचे की ओर, ग्लोब्यूल नीचे की ओर व न्यूक्यूल ऊपर की ओर होता है, न्यूक्यूल ऊपर की ओर स्थित होता है, ठीक है ना। ये इनकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी। यदि आपसे कोई भी पूछे कि कारा के जननांगों की स्थिति बताइए, तो सबसे पहले कहना है कि थैलस में नीचे की ओर स्थित सीमित वृद्धि वाली शाखाएं, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज की पर्व संधि से ये उत्पन्न होती हैं, और पर्व संधि की भी जो अव्यक्ष सतह होगी, उस अव्यक्ष सतह पर नीचे की ओर नर जननांग ग्लोब्यूल तथा ऊपर की ओर मादा जननांग न्यूक्यूल स्थित होता है, ठीक है ना। ओके, ठीक। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अव्यक्ष सेल से उत्पन्न होती हैं, जो कि परिणतिक विभाजन से विभाजित होकर एक बाहर व एक अंदर वाली कोशिका बनाती हैं, ठीक है ना। परिणतिक विभाजन से ये विभाजित होकर होती हैं, जो एक क्या बनाएंगी? एक परिणतिक पेरिक्लाइनेटिक डिवीजन्स होते हैं, और पेरिक्लाइनेटिक डिवीजन से विभाजित होकर के एक बाहर की ओर, ठीक है ना, एक बाहर की ओर और एक अंदर वाली कोशिका बनाती हैं। बाहर वाली कोशिका विभाजित होकर के परिणतिक विभाजन के द्वारा एक अंदर की ओर कोशिका बनेगी और एक बाहर की ओर, ठीक। बाहर वाली कोशिका विभाजित होकर के पुंदानी, या फिर हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? ग्लोब्यूल, ठीक है ना। और अंदर वाली कोशिका परिणतिक विभाजन द्वारा विभाजित होकर के, ठीक है ना, बाहर वाली कोशिका बाहर वाली कोशिका विभाजित होकर के पुंदानी बनाती है, तथा अंदर वाली कोशिका परिणतिक विभाजन द्वारा विभाजित होकर के बाहरी कोशिका आधारीय पर्व संधि तथा अंदर वाली पर्व सेल के रूप में रहती है, अंदर वाली पर्व सेल के रूप में रहती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इस प्रकार 3 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। ये जो कोशिकाओं का डेवलपमेंट होगा, ठीक, इन कोशिकाओं का डेवलपमेंट 3 प्रकार से होता है, ठीक है ना। 3 टाइप की ये सेल्स बनेंगी। बाह्य पुंदानी कोशिका जो बाहर वाली कोशिका से बनी, अब अंदर वाली कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, मध्य पर्वसंधि कोशिका और भीतरी पर्व सेल, ठीक है ना, भीतरी पर्व सेल। तो पुंदानी की आधारीय पर्व संधि कोशिका से 5 पर्दीय सेल्स की उत्पत्ति होती है, ठीक। 5 पर्दीय सेल्स की उत्पत्ति होती है, जिनमें से ऊपर वाली कोशिका से अंडधानी, ठीक, उत्पन्न होती है, ठीक, न्यूक्यूल के रूप में, जिसको हम न्यूक्यूल कहते हैं, और 2 पार्श्व कोशिकाओं से एक कोशिकीय सहपत्र जो न्यूक्यूल के पार्श्व में स्थित रहते हैं, ठीक, एवं नीचे वाली कोशिकाएं कभी कभी बलकुट का निर्माण करती है। अब इस सारे मैटर को एक बार हम डायग्रामेटिकली आरेखीय डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो हेडिंग डालते हैं हम अपना सबसे पहले पुंदानी की संरचना, ठीक है ना। सबसे पहले हम अपना हेडिंग डालते हैं कि पुंदानी की संरचना किस प्रकार से होगी, और इसको एक बार हम आरेखीय डायग्राम की मदद से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कारा के अंदर, वह ऊगेमस प्रकार का होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल कहलाता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है? न्यूक्यूल कहलाता है। मोस्टली जो स्पेसीज होती हैं कारा की, ये हमारी मोनोसियस प्रकार की होती हैं, और इनमें हम ऐसा देखते हैं कि ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल एक ही नोड पर डेवलप होते हैं, ठीक है ना। ग्लोब्यूल नीचे की ओर और न्यूक्यूल उसके ठीक ऊपर की ओर होता है। और मोनोसियस स्पेसीज जो होती है वह कैसी होती हैं? प्रोटेंटस प्रकार की होती हैं, पूर्व पुंदानी प्रकार की होती है, यानी इनमें नर जननांग यानी कैरिकल ग्लोब्यूल पहले डेवलप होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। थैलस में नीचे की ओर स्थित सीमित वृद्धि वाली शाखाओं की
पर्व संधि या नोड की अभ्यक्ष सतह पर ग्लोब्यूल नीचे की ओर और न्यूक्लियल ऊपर की ओर बनते हैं। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। इसी बात को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आरेखीय डायग्राम की मदद से समझेंगे कि कोशिकाएं किस पैटर्न के अकॉर्डिंग बन रही हैं। धन्यवाद।